जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि सारे लोग एक घाट पर स्नान किए, प्रयागराज में डुबकी लगाए, इसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? भाई योगी जी का ये कहना है कि सभी जात एवं धर्म के लोग एक साथ एक ही घाट पर स्नान किए। उसमें सेलिब्रिटी भी थे, उसमें गरीब जनता भी थी, उसमें गांव के लोग भी थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात की भी जांच कराएं कि जितने बड़े लोग और सेलिब्रिटी थे वो गरीबों के साथ स्नान तो किए फोटो सेशन के लिए, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जो टेंट में जाकर के दोबारा साबुन लगा करके साफ पानी से नहाए? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो ये जो दोहरी व्यवस्था, दोहरा मापदंड, दोहरी सोच और ये जो मनुवादी सोच है, हमारी और समाजवादी की लड़ाई इसी मनुवाद के सोच के विरुद्ध है। और ये गरीबों का अपमान है, ये हमारे किसानों का अपमान है, हमारे देश के आम नागरिकों का अपमान है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराएंगे तो सच्चाई समझ में आ जाएगी कि हकीकत क्या है। बहुत बड़े बात आप कह रहे हैं। ये नहीं, जो सच्चाई है मैं वो कह रहा हूं। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी कैसे हो पाएगा? भाई हमारे मुख्यमंत्री जी के पास बड़े साधन और संस्थाएं हैं, वो इस बात की जांच कराएं ना कि जितने सेलिब्रिटी, जितने बड़े लोग आए थे वो कहाँ स्नान किए, वो टॉप पे स्नान किए कि उनके लिए अलग व्यवस्था थी? वो जो गरीबों के साथ स्नान करने की बात कह रहे हैं, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो तमाम ऐसी सेलिब्रिटी हो, तो वो जाकर के दोबारा टेंट में स्नान की कि नहीं की? जब इस बात की सच्चाई की जांच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे तो उनको पता चलेगा कि लोगों की मानसिकता क्या है और वो कितनी नफरत करते हैं गरीबों से। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है। लगभग 66 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगाए हैं। अब कुंभ समाप्त होने के बाद अब जिस तरीके से सत्ता पक्ष अब किस तरीके से उसको भुनाएगा, और हम उसी चीज को बात करने के लिए आ गए हैं। चंदौली के सांसद हैं माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कुंभ को लेकर। अब कुंभ समाप्त हो चुका है और क्या किस तरीके से, क्योंकि बिहार में भी विधानसभा चुनाव है और 27 को लेकर भी समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है। ये बताइए कि प्रयागराज में कुंभ चल रहे थे, आस्था की डुबकी सारे लोग लगाए, लगभग 66 करोड़ से ऊपर लोग डुबकी लगाए हैं। क्या मानते हैं, राजनीति इस पे होगी आने वाले समय पे? जब भी चुनाव प्रचार होंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसको आगे रखेगी? देखिए, हमारा देश एक धार्मिक मान्यताओं का देश है और देश के रहने वाले लोग हमारे भावुक और संवेदनशील होते हैं। आपको याद होगा कि भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में आधी अधूरी मंदिर, राम मंदिर का निर्माण एवं सही मुहूर्त में रामलला की मूर्ति का स्थापना करना, उसका दुष्परिणाम आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उनके मन मुताबिक जनता ने उनका सहयोग नहीं दिया और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। कमोबेश वही स्थिति कुंभ में है। कुंभ हमारे देश की आस्था का केंद्र है। करोड़ों करोड़ लोगों को उन्होंने इनवाइट किया
और जो व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए जनता के कठिनाइयों को कम करने के लिए, वो व्यवस्था देने में सरकार पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। कितनों की मृत्यु हुई, कितने गायब हो गए, इसका कोई गणना नहीं है। और सरकार उसे व्यापारिक दृष्टि से देखती है। जैसे राम मंदिर को व्यापारिक दृष्टि से देखा, उसी तरीके से कुंभ को भी व्यापारिक दृष्टि से देखा। और दावा करती है कि कुंभ के आयोजन में सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को, कि यह देश का संविधान और देश हमारा कल्याणकारी व्यवस्था के आधार पर चलता है। इसमें हानि लाभ का कोई जगह नहीं होता। और सरकार ये सभी काम हानि और लाभ को दृष्टि में रखते हुए करती है। तो जहां हानि लाभ का सवाल हो जाए, वहां आस्था खत्म हो जाती है। तो हानि लाभ के आधार पर कुंभ का वर्णन करना, कुंभ के बारे में लोगों को बताना और अपनी पीठ थपथपाना, इसमें भविष्य में भगवान शंकर को कोपित करने से अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये भगवान शंकर के सम्मान में, उनके नाते हर हर महादेव के नारे लगाते हुए हमारे देश के जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ स्नान को जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर भी कुपित हैं, भगवान राम तो कुपित है ही है। मतलब आप क्या कहना ये है कि शंकर भगवान जी भी बीजेपी से नाराज हैं? निश्चित रूप से जब भगवान राम नाराज हैं तो भगवान शंकर भी उनसे नाराज ही हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली ऐसी है जो शायद धर्म और श्रद्धा की दृष्टि से वो जायज नहीं है। ये तो 365 दिन हर हर महादेव जय श्री राम कहने वाले हैं, तो इन लोगों से ये प्रभु श्री राम और भगवान शंकर क्यों नाराज हो सकते हैं? अगर नाराज नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में इतनी से कम सीट क्यों पाती? इसलिए भगवान शंकर की नाराजगी और भगवान राम की नाराजगी इन्हें 27 की विधानसभा में सत्ता से हटाएगी और उसका दंड भी देगी। लेकिन कुंभ मेले को लेकर जिस तरीके से अब लगातार जैसे चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है बिहार में, और लगातार वहाँ के जो तेजस्वी यादव हैं सीधे तौर पे चुनाव आयोग पे आरोप भी लगा रहे हैं कि जैसे क्रिकेट होता है तो उसमें चाइल्ड गर्ल्स तो होती हैं, सिर्फ छक्का लगने पे ही अपना वो ढोल वोल बजाती हैं, इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं। तो जब भी चुनाव हारने का जब अपने अनुकूल नहीं हो पाता है तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं। तो क्या ये चीज़ें यूपी और बिहार में जो चुनाव होंगे तो क्या आप पूरा ठिकरा चुनाव आयोग पे ही फोड़ेंगे? देखिए, चुनाव आयोग किसी एक दल का चुनाव आयोग तो है नहीं। जितने भी राजनीतिक दल भारत में पंजीकृत हैं वो सभी में वोटिंग करा ले चुनाव आयोग। कि कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि नहीं ईवीएम मशीन से चुनाव हो, वह सही निर्णय देती है। तो अगर सभी लोग बहुमत के आधार पर लोग कह दें तो हम अपनी बात वापस ले लेते हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के आधार पर चुनाव लड़ती है और वही एक सहारा है। आपने पिछले दिनों सुना होगा, ट्रंप ने भी इस बात का संकेत दिया है कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश जो अमेरिका है, बड़े बड़े विकसित देश हैं, वो कभी
ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव नहीं कराते हैं। ये भारत ही एक ऐसा देश है कि तमाम राजनीतिक दलों के चाहने के बावजूद केवल एक दल की मंशा के अनुरूप चुनाव आयोग काम करता है। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो सभी दलों की बात सुने और उसके अनुरूप जो है कि चुनाव कराए, तब समझ में आएगा कि चुनाव सही हो रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं 2027 को चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के धर्म और जाति का जो राजनीति है वो कितना ऊपर होगा कितना नीचे होगा? देखिए, हम हमेशा जमीन से जुड़ करके राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भावना से खेलने का काम करती है। आपको याद होगा कि 93 में यही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठा करके कहीं से रथ यात्रा आ रहा है, कहीं से ईंट पूजन हो रहा है, कहीं से कार सेवक आ रहे हैं, और ऐसा देश में माहौल बनाया कि जैसे लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना लेगी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं मान्यवर काशीराम का और अपने नेता स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह का, जिन्होंने जमीनी स्तर पर विचार करते हुए दलित और पिछड़ा वर्ग का एक ऐसा गठजोड़ तैयार किया जिससे मनुवादी विचारधारा के लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि फिर वही चीज़ें दोहराई जाए, तब जाकर के ये जो इनकी नीयत और नीति में मनोवाद है, जिसमें हमेशा गरीबों को दबाया गया है, हमेशा जातिवाद को प्राथमिकता दी गई है, हमेशा फांसीवाद को ताकत मिली है, उन ताकतों से मुकाबला करके उनको सत्ता से बाहर किया जा सके। क्योंकि उस समय भी एक साजिश रची गई थी, क्योंकि उस समय के जो शीर्षस्थ नेता थे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी को लगा करके जिस तरीके से इस गठबंधन में दरार डालने की कोशिश करने हेतु बहन मायावती जी के ऊपर जो हमला करा करके इस गठबंधन में गांठ पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिस दिन हमारे दलित समाज के लोगों को और पिछड़े समाज के लोगों को यह बात जो है समझ में आ जाएगी कि ये भारतीय जनता पार्टी ये दलित और पिछड़ों को अलग करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का पराभव होना शुरू हो जाएगा और देश और प्रदेश की सत्ता से बाहर हो जाएगी। एक और सवाल है, राहुल गांधी जिस तरीके से पदयात्रा किए, संविधान को लेकर पूरा देश घूमे और संविधान को लेकर लगातार लोकसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार हुआ, क्या वो संविधान को लेकर जिस तरीके से चले वो चीज़ें विधानसभा चुनाव 2027 में दिखेगा क्या? देखिए, संविधान गरीबों की गीता है। संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जिससे कमज़ोर समाज को उनका अधिकार और न्याय मिल सकता है, और उसी संविधान को बदलने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के नारे दिए थे। और आज भी समय समय पर अंबेडकर जी के प्रति जो घृणा का भाव है भारतीय जनता पार्टी में, वो समय समय पर परिलक्षित होता है। आपने देखा कि सदन के अंदर अंबेडकर साहब के लिए किस तरीके के शब्दावली का प्रयोग हमारे देश के गृह मंत्री ने किया है। ये उनकी भावना है, ये उनकी असलियत है। इसे देश समझ रहा है, जान रहा है, और भविष्य में आने वाले समय में इसका जवाब
यह देश देगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं। जिस तरीके से चुनाव की जो सरगर्मी है लगातार बिहार और यूपी में भी बढ़ता जा रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।